दुल्हन बनी पूजा अपने पति और कुछ लोगों के साथ रस्सी और लकड़ी से बने हिलते हुए पुल पर चलकर नदी पार अपने ससुराल जा रही है। ये पुल कितना हिल रहा है, कहीं टूट ना जाए। करिश्मा देख, तेरी छोटी भाभी आ गई। अपनी बड़ी भाभी को बोल आकर गृह प्रवेश करे। काजल कथा को बाहर बुलाती है और पूजा के आते ही कथा पूजा का घर के बाहर गृह प्रवेश करवाती है। और जब पूजा अपने घर में जाती है तो सजा घर देखकर काफी खुश होती है। जानती हो पूजा, ये सब भाभी ने किया है तुम्हारे आने की खुशी में। माँ गलत कहती थी जो ये कहती थी कि जेठानी बुरी होती है, देवरानी के आने के बाद कुछ नहीं करती। यहाँ तो मेरी जेठानी ने मेरे लिए कितना कुछ कर रखा है। ये सब देख पूजा काफी खुश होती है। और 2 दिन बाद, छोटी बहू, अब तुम भी इस घर की बहू हो, अपनी जेठानी के कामों में थोड़ी मदद करवा दिया करो। क्योंकि सारा काम कथा करती थी इसलिए पूजा कथा के काम में मदद करवाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कूलर की हवा में लिविंग हॉल में बैठकर चाय पी रही अपनी सास और नंद से पूजा कहती है, माँ जी, करिश्मा जेठानी जी कहाँ गई? वो भाभी, बड़ी भाभी का मायका नदी की दूसरी तरफ है और उनकी माँ सब्जियों की खेती करती हैं। अब कटाई होगी तो बस इसीलिए वो अपने मायके गई हैं। 2-3 दिन में आ जाएंगी। बहू, जब तक तेरी जेठानी नहीं आ जाती तुझे ही घर संभालना होगा। अब जल्दी से सबके लिए खाना बना दे, उसके बाद घर की सफाई करना। अब तुम घर की औरतें सिर्फ बातें ही करोगी या घर के काम भी करोगी? सही कहती थी माँ, देवरानी के आने के बाद जेठानी कुछ नहीं करती। बहाने बना कर गई है मेरी जेठानी ताकि मुझे घर का काम करना पड़े। मुंह बनाकर पूजा खाना बनाती है और सभी को खाना खिलाकर घर की साफ सफाई करती है। 2 दिनों तक जब घर के सारे काम पूजा को करने पड़ते हैं तो उस गुस्सा बढ़ने लगता है। और एक दिन पूजा अपने कमरे में कूलर की हवा में बैठी अपनी माँ से बात करती है। मैं तो तुझे पहले ही समझा रही थी, जाते ही घर के कोई काम मत करना। जेठानी देवरानी के आने के बाद काम नहीं करती। अब वो इसी तरह बार बार मायके जाती रहेगी और तुझे पूरा घर संभालना पड़ेगा। माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, पर अब मैं क्या करूँ? अपनी माँ से बात करके पूजा फिर से घर के कामों में लग जाती है। और 2-3 दिन बाद कथा सिर पर और हाथ में सब्जी की टोकरी लिए हिलते पुल को पार कर सब्जी लेकर आती है। आ गई बहू फिर से इतनी सारी सब्जियां लेकर। तुम्हारा मायका नदी के उस पार है, इसलिए सब्जियों की तो कोई परेशानी ही नहीं है हमें। वो सब तो ठीक है जी, पर बहू को तो परेशानी होती है इतना सामान लेकर रस्सी का पुल पार करते हुए। ऐसा क्यों सोचती है माँ जी? मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कथा के आते ही पूजा सारा काम कथा के ऊपर छोड़ देती है। और एक दिन, छोटी बहू, आज बहुत सारे कपड़े और बर्तन हैं, तुम दोनों देवरानी जेठानी नदी किनारे बैठकर धो लो। सास के कहने पर न चाहते हुए भी पूजा गंदे कपड़े और बर्तन लेकर अपनी जेठानी के साथ नदी किनारे बैठकर बर्तन धोती है। और पूजा कपड़े धोने लगती है। तभी वहाँ दिवाकर आता है। भाभी, शायद आपकी भाभी की डिलीवरी हुई है। आपकी माँ बहुत परेशान है, उन्होंने आपको बुलाया है, अभी उनका फोन आया था। फिर तो मुझे जाना होगा घर पर। माँ के अलावा और कोई नहीं है भाभी के साथ। पूजा, तुम यहाँ सब संभाल लेना। कथा सारा काम छोड़कर घर में जाती है और अपना सामान लेकर कच्चा पुल को संभल कर पार करते हुए नदी के उस पार उतरती है और अपने मायके चली जाती है। नौकर बना कर रख दिया मुझे, फोन आते ही नंगे पैर अपने मायके भाग गई। पूजा गुस्से में सारे बर्तन और कपड़े धोकर घर में जाने लगती है। तभी उसकी एक पड़ोसन उससे कहती है, कभी कभी तो तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी तुम्हें यहाँ आए महीना भर भी नहीं हुआ और इतना काम करना पड़ता है। अगर तुम्हारा मायका भी नदी के उस पार होता तो तुम भी बड़ी बहू की तरह अपने मायके जा पाती। पड़ोसी की बात सुनकर पूजा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। और 3 दिन बाद जब कथा आने लगती है तो तेज आंधी तूफान चलता है। तो कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर वो कथा को फोन करती है। बड़ी बहू, बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, तुझे आज आने की जरूरत नहीं है। छोटी बहू ने बहुत अच्छे से घर संभाला है, तू रुक कर आना। हाँ माँ जी, मौसम ठीक होते ही आती हूँ। और ये सब कमरे के बाहर खड़ी पूजा सुन लेती है। इस महारानी का ठीक है, मायके जाती हैं तो हफ्ते भर रुक कर आती हैं। एक मुझे देखो, जब से यहाँ आई हुई हूँ एक दिन अपने मायके नहीं गई और यहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रही हूँ। पर अगर 2 दिन के अंदर जेठानी जी नहीं आई तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। पूजा का गुस्सा बढ़ने लगता है और अचानक से तेज बारिश होने लगती है। सारी रात बारिश होती है जिस वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है और बाहर आने लगता है। वहीं पुल भी डूब जाता है और ये सारा नज़ारा आस पड़ोस के लोग और घर वाले खड़े होकर देखते हैं। अच्छा हुआ माँ ने भाभी को आने से मना कर दिया, नदी का पानी इतना बढ़ गया है, पुल भी पूरा डूब चुका है। बस अब जल्दी से नदी का पानी कम हो तो भाभी वापस आ सके। सारी रात तेज बारिश होने की वजह से नदी का पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि नाव चलती है ना ही पुल का रास्ता नजर आ रहा होता है। तो वहीं बेचारी कथा भी दूसरी तरफ पुल के काफ़ी परेशान हो रही होती है। कुछ ही दिनों में नदी का पानी जब कम होता है तो कथा पुल पार करके आती है तो पुल के पास ही पूजा खड़ी होती है। आ गई जेठानी जी आप। वैसे आपका सही है, नदी के इस पार ससुराल उस पार मायका। काम करने का मन ना हो तो मायके भाग जाओ। पूजा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों? आपको नहीं पता ऐसे क्यों बोल रही हूँ मैं? नाराज पूजा अपनी जेठानी से सीधे मुंह बात नहीं करती। समय गुजरता है और एक दिन कथा की माँ सिर पर सब्जी की टोकरी और हाथों में मिठाई लेकर अपनी बहू के साथ आती है जिसकी गोद में बच्चा था और आकर लिविंग हॉल में बैठते हैं।
बहन घर में कोई है नहीं इसलिए हम दावत नहीं कर पाए, पर आप तो मेरी समधन है तो सोचा क्यों ना अपनी बेटी के साथ साथ आप लोगों से भी मिलने आ जाऊं और आप सबको सब्जियों के साथ इस बार मिठाई भी दे सकूं। हाँ बहन क्यों नहीं, जब आप आई हैं छोटे से बच्चे और अपनी बहू के साथ तो एक रात रुक कर ही जाना। सही कह रही है शांति, एक रात रुक जाओ आप लोग, वैसे भी बाहर का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घर वालों के कहने पर सुमित्रा अपनी बहू और पोते के साथ एक रात रुक जाती है, जिस वजह से पूजा का काम बढ़ जाता है। पूजा भाभी, कथा भाभी अपने परिवार के साथ बैठी हैं, आप आज कुछ अच्छा खाने में बना दो। ये अपने मायके में जाकर बैठी रहती हैं, वो कम था क्या जो अब इसका मायका उठकर यहाँ आ गया, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पूजा घर आए मेहमानों के लिए अकेली खाना बनाती है और जब बर्तन और रसोई साफ करने की बारी आती है तो वो कथा से कहती है, दीदी आपकी देवरानी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा काम मुझ पर छोड़ दें। आपके घर वाले आ गए हैं तो ये थोड़ी ना है कि मैं ही नौकरों की तरह काम करूं। मैंने अपने मायके वालों को खाना बनाकर खिला दिया, बाकी का काम आप खुद करो। तुमने इतना कर दिया मेरे लिए काफी है पूजा। पूजा अपना गुस्सा अपनी जेठानी को दिखाकर कहाँ से चली जाती है और अगली सुबह होते ही कथा के मायके वाले चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में अचानक से पूजा के मायके वाले आते हैं। माँ तुम यहाँ ऐसे भैया के साथ अचानक? हाँ, तुम्हें सरप्राइज तो देना था। बहुत अच्छा किया बहन जी जो आप यहाँ आ गई, अब आए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाना। पूजा तुम अपने घर वालों के साथ बैठ कर आराम से बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। अपने परिवार को देखकर पूजा काफी खुश होती है और कमरे में जाकर बैठती है। मेरी बच्ची कितनी पतली हो गई है, कितना काम करवाते हैं ये लोग तुझसे। माँ तुम बिल्कुल सही कहती थी, देवरानी के आने के बाद जेठानियाँ बस धौस जमाना जानती हैं। आशा आकर न सिर्फ अपनी बेटी से बातें करती है बल्कि वो अपनी बेटी को कथा के खिलाफ भड़काती है, पर कथा पूजा को घर का कोई काम नहीं करने देती है और पूजा हर वक्त अपने मायके वालों के साथ बैठी रहती है और उन्हें अच्छे से चाय नाश्ता करवाती है। और अगले दिन सुबह जब पूजा के कमरे में उसके मायके वाले चाय पी रहे थे तब, पूजा मुझे तो नहीं पता तुम्हारे मायके वालों को खाने में क्या पसंद है, तुम ही बता दो और आप सब अपने गंदे कपड़े दे दीजिए, मैं खुद धो दूंगी। पर दीदी आप मेरे घर वालों के गंदे कपड़े क्यों धोगी? भाभी, बड़ी भाभी ऐसे ही हैं, इनके लिए मेहमान भगवान का रूप है। पूजा के मना करने पर भी कथा उसके माँ भाई के कपड़े लेकर सारे काम खत्म करके सुबह नदी किनारे बैठकर धोती है और तभी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगती है और सारे कपड़े लेकर कथा घर में जाती है। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा बारिश को देखता है। बारिश इतनी ज्यादा तेज होती है कि इस बार वो पुराना पुल टूट जाता है। माँ, पुल टूट गया और नदी का पानी भी कितना ज्यादा बढ़ चुका है, अब हम अपने घर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं भैया, ये भी तो आपका ही घर है, जब तक नाव चालू नहीं हो जाती आप यहीं रहना। नदी के उस पार जाने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए अनिल और आशा कुछ दिनों तक शांति के घर में रुकते हैं, जहां कथा पूजा को घर का कोई काम नहीं करने देती और उसके घर वालों का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। आंटी पूजा बता रही थी कि दवाई टाइम पर ना लेने से आपके शरीर में दर्द होता है, आपकी दवाई भी खत्म हो गई, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप पैर पकड़ कर बैठी हैं। बेटा इतना ख्याल तो कभी पूजा ने भी नहीं रखा जितना तू रख रही है। कथा की सेवा और प्यार देखकर आशा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। कुछ ही दिनों में नाव चालू हो जाती है, साथ ही अब पक्का पुल बनने की भी तैयारी होने लगती है, जिसके बाद आशा अनिल के साथ वहां से जाने लगती है और जाते हुए अपनी बेटी से कहती है, पूजा मुझे लगता था जेठानियाँ बुरी होती हैं, देवरानी के आने के बाद कुछ नहीं करती, पर तेरी जेठानी बाकियों से बहुत अलग है। तू अपनी जेठानी के साथ बहन की तरह रहना, मैंने ही तुझे उसके खिलाफ भड़काया था, अब मैं ही तुझे कुछ अच्छा सिखा रही हूँ। हाँ माँ तुम सही कह रही हो, इन कुछ दिनों में मैंने भी बहुत देख लिया, अब से मैं उनके साथ प्यार से रहूंगी। इस तरह कथा की अच्छाई देख आशा और पूजा की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और अब पूजा अपनी जेठानी के साथ अच्छे से रहने लगती है। गांव की कुछ औरतें लकड़ियां काट रही होती हैं तो वहीं कुछ बूढ़ी औरतें उन लकड़ियों को उठाकर आदमियों को दे रही होती हैं और कुछ आदमी बच्चों के साथ मिलकर उन लकड़ियों में कील ठोक रहे होते हैं, तो कुछ गाँव की सास बहू मिलकर पेड़ की कटाई करके उनमें दरवाजे की शेप बना रही होती हैं। माँ 2 दिन से तुम इसी पेड़ में लगी हो पर अब तक घर नहीं बना। हाँ दादी, हमें गर्मी लग रही है, अब तो हमारे पास घर भी नहीं, आखिर कब हमारा घर बनकर तैयार होगा? बच्चों तुम पेड़ की छांव में बैठ जाओ, बस 1-2 दिन में हमारा घर भी तैयार हो जाएगा। आप सब बहुत थक गए होंगे, मैं तालाब से पानी भर कर लाती हूँ। शीतल गांव की कुछ औरतों के साथ मटके में तालाब से पानी लेकर आती है और गांव के सभी लोग जो काम कर रहे थे उन सबको पानी पिलाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव की कुछ सास बहू अपने परिवार के साथ जंगल में पेड़ों की कटाई करके घर बना रही हैं? क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं कहानी में। माया बहन कितनी गर्मी लग रही है ना, और सुमित्रा आंटी आप हमारे साथ तालाब जाना बंद कर दीजिए, इतनी गर्मी हो रही है आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बहू तुम तो जानती हो मेरी बहू गर्भवती है, अब इतनी गर्मी में मेरी बहू घर संभालेगी कि तालाब से पानी लेकर आएगी? तुम्हें पता है हमारे पास वाले गांव में कितना विकास हो चुका है, अब तो वहाँ मीठे पानी का टैंकर आने लगा है और हमारे गांव में देखो अब तक बिजली तक की व्यवस्था नहीं की है। अरे बहन अच्छा है जो हमारे गांव में मीठा पानी नहीं आ रहा, मैंने सुना है उस गांव के
गरीब लोगों को मीठा पानी नसीब ही नहीं होता। वहाँ पर कुछ बड़े लोग रहते हैं, वो लोग पैसा देते हैं। अगर हमारे गांव में मीठे पानी का टैंकर आने लगा तो हम गरीब कहाँ से पैसा देंगे? हमारे पति दिन के 100-200 रुपए तो दिहाड़ी कमाते हैं, अब उससे घर चलाएं या पानी का टैंकर मंगवाएं। बात करते हुए गांव की सास बहू अपने घर जाती हैं और घर जाते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम। अरे बहू, सूरज डूब चुका है और अब तक तूने चूल्हा नहीं जलाया। लालटेन कहाँ रखा है? कम से कम वो तो जला दे। माँ कितनी गर्मी लग रही है, पहले मुझे हाथ पंखा कर दो। राजू बेटा, गर्मी है तो लगेगी। और माँ जी 10 मिनट दीजिए, मैं पहले लकड़ियाँ लेकर आ जाती हूँ चूल्हा जलाने के लिए। लकड़ियाँ नहीं है, उपले रखे थे, पता नहीं कैसे गीले हो गए। पता नहीं हम गरीबों के घर कब लाइट आएगी। रात होने को है तो किसी पड़ोसी से लकड़ियाँ मांग कर खाना बना ले आज। आशा के कहने पर दिशा अपने आसपास की औरतों से लकड़ियां मांग कर लाती है और गर्मी में खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। तो वहीं दूसरे घर में एक परिवार गर्मी से परेशान खाना खा रहा होता है। माँ कितनी गर्मी लग रही है, देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। सच में इस गर्मी में तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जा रहा। अब गर्मी है तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर से हमारा कच्चा मिट्टी का घर और जमीन भी तप रही है। बस एक बार बारिश हो जाए। सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका गांव आज भी काफी ज्यादा पिछड़ा था, जहां ना बिजली थी, ना रोड और ना ही पानी की सुविधा। ऐसे ही एक रात सभी अपने घर में सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और बिजली कड़कने लगती है। सुनिए जी, देखिए कितनी तेज बिजली कड़क रही है। मुझे तो लगता है मौसम बिगड़ने वाला है। माया बोल ही रही थी कि तेज आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। अरे बहू, जल्दी से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दे, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है। गांव के सभी लोग अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर आंधी तूफान इतना तेज होता है कि न सिर्फ उनके घर के बाहर का सामान बल्कि उनके घर की छत तक उड़ जाती है और कुछ ही देर में सभी गांव वालों का घर तहस नहस हो जाता है। रात में इतनी तेज आंधी तूफान चला कि हमसे हमारा घर भी छिन गया। अब हम सभी गांव वाले कहाँ जाएंगे? माँ बहुत प्यास लग रही है मुझे और यहाँ काफी धूप भी लग रही है। बेटा, हम सभी गांव वाले बेघर हो चुके हैं। अब तो हमारे पास रहने का ठिकाना हो जाए तो पानी का सोचे। दादी पता नहीं अब कब तक घर बनेगा। हम तो जा रहे जंगल में तालाब के पास बैठने, वहाँ कम से कम गर्मी तो कम लगेगी। गोलू बिल्कुल सही कह रहा है, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम लोग जंगल ही चलते हैं, कम से कम वहाँ गर्मी तो कम लगेगी। अब पूरा गांव जंगल जाता है और तालाब किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाता है। राजू, गोलू, कितना अच्छा होता ना अगर इस जंगल में हमारा पेड़ का घर होता तो हमें गांव में न जाना पड़ता और ना ही बार बार यहाँ कर पानी भरना पड़ता। हमारी माँ दादी यहाँ तक की लकड़ी लेने के लिए भी यही आती है। मैं तो कहती हूँ यही घर बना लेते हैं, कम से कम पानी और लकड़ी से छुटकारा तो मिलेगा। बहनों, अम्मा जी, हमारे बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर तो हमें बनाना ही है, तो क्यों ना हम इस पेड़ में ही अपना घर बना लें। इतना बोलकर सभी औरतें अपने काम पर लग जाती हैं। अब कुछ बहुएं लकड़ियां काटती हैं तो कुछ पेड़ की कटाई करती हैं और कुछ औरतें तालाब से पानी लाकर काम करने वालों को पानी पिलाती हैं। साथ में गांव के आदमी इस काम में गांव की औरतों का पूरा साथ देते हैं और एक हफ्ते में सभी गांव वालों का घर बनकर तैयार हो जाता है। नेहा बहू, देखा हमारा पेड़ घर बन गया। अब ना सिर्फ हम गरीब सास बहू बल्कि हमारा पूरा गांव यहीं रहेगा। अब तो घर के बाहर ही तालाब, पानी की भी चिंता नहीं। मैं अभी तालाब से पानी और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आती हूँ खाना बनाने के लिए। आज रात हम सब अपने घर में जो सोने वाले हैं। गांव की सभी सास बहू मिलकर अपने पेड़ घर में जाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पर बड़ी आसानी से खाना बनाते हैं। वो लोग पेड़ घर तो बना लेते हैं पर गर्मी से उन्हें अभी राहत नहीं मिलती। माँ, इस घर में भी इतनी गर्मी लग रही कि खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। माँ, इस लालटेन में कितनी कम रोशनी दे रहा होने की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही। अब तो बिजली का जुगाड़ कुछ करना ही पड़ेगा। हम सभी गांव की सास बहू ने मिलकर घर तो बना लिया, पर अब हमें बिजली नहीं मिल पाई है। अब तो गांव में बिजली लानी ही पड़ेगी। मैं कल ही सभी से बात करके मुखिया के पास जाऊंगी। अगली सुबह होते ही सुमन गांव की सभी बहू और सास को इकट्ठा कर लेती हैं और मुखिया के पास चलने को कहती हैं। कुछ ही देर में सभी औरतें मुखिया के पास जाती हैं, पर मुखिया घर पर नहीं होता और वो लोग जब वहां से दोबारा जंगल आने लगते हैं तो बाजार में बड़े बड़े घरों और दुकानों में सोलर पैनल लगा हुआ देखते हैं। बहू, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर सभी दुकानदारों ने अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हुए हैं। ये तो हमें पूछकर ही पता चलेगा। माँ जी, भाई साहब, माफ करना, पर क्या आप बता सकते हैं आपने अपनी दुकान के बाहर ये अजीब तरह के शीशे क्यों लगाए हैं? बहन जी, ये शीशे नहीं सोलर पैनल हैं। इससे बिजली उत्पन्न होती है और हमें महीने का बिल भी नहीं भरना पड़ता क्योंकि ये धूप से चार्ज होता है। इसके साथ इसकी बैटरी भी आती है। यहाँ पर ज्यादातर दुकान में सोलर पैनल का काम करते हैं जो बड़े बड़े कोठियों में, दुकानों में, घरों में, फैक्ट्री में यहाँ से बनाकर लगाने के लिए भेजते हैं। सोलर पैनल की सारी जानकारी लेकर गांव की सभी सास बहू आपस में बात करती हैं। मेरे पास एक तरकीब है। इतनी जल्दी हमारे गांव में बिजली आने से रही, और अगर सोलर पैनल से बिना बिल आए हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तो हम बिजली आने का इंतजार ही क्यों करें? क्यों ना हम घर की तरह बिजली का भी जुगाड़ करें। सभी को सुमन की तरकीब काफी पसंद आती है और सभी औरतें अपने गांव जाती हैं और टूटे फूटे घर से शीशे के टुकड़े इकट्ठे करके घर लाती हैं।
साथ ही कुछ कबाड़ी से भी शीशा इकट्ठा कर लेती हैं। तो वहीं गांव की सभी सास मिलकर कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और उनसे बहुत ही कम दामों पर तार और एल्यूमिनियम लेकर आती हैं। बहू, हम ये तार और एल्यूमिनियम लेकर आ गए हैं। चलो शीशे के टुकड़े को एल्यूमिनियम की प्लेट पर चिपकाते हैं। पर बहन, मेन तो बैटरी है। माता जी, हम गांव के मर्द काम करते हैं, भले ही 100 रुपए दिन के कमाई पर कमाते तो हैं, इसलिए हम सब 10-10 रुपए मिलाकर बैटरी लेकर आएंगे। गांव की हम सास बहू मिलकर बिजली बनाने का जुगाड़ कर लेंगे। आप सब काम पर जाइए, पैसे भी बहुत जरूरी हैं। और बहनों, हम सब मार्केट चलते हैं बैटरी लाने, और गांव की सभी सासें मिलकर इन प्लेटों पर कांच के टुकड़े चिपकाओ। अब गांव की सभी सास उन प्लेट पर शीशे चिपकाना शुरू कर देती हैं। साथ में गांव के कुछ आदमी जमीन में गड्ढा करते हैं और एल्यूमिनियम की पाइप को खड़ा कर देते हैं। तो वहीं गांव की सारी बहू पैसे जोड़कर बैटरी लेने जाती है। पूरे 20,000 की बैटरी है, 5,000 में नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भैया, पर अगर हम ये पैनल आपको बनाकर दें तो क्या आप हमें बैटरी दे सकते हैं? आपका फायदा भी हो जाएगा। आपको पैनल बनाने के लिए वर्कर की जरूरत है, हम ये काम अपने घर से करके दे सकते हैं। आदमी को ये सौदा पसंद आ जाता है। अब गांव की बहू बैटरी लेकर जंगल पहुंचती हैं, जहां गांव की सभी सास बहू मिलकर सोलर पैनल बनाकर तैयार कर देती हैं और घर में एक एक लाइट और पंखा लेकर आती हैं। और क्योंकि पूरे दिन सोलर पैनल धूप में चार्ज होता है, इसलिए रात को उनके घर में लाइट आ जाती है। आखिरकार हम गांव की सास बहू ने मिलकर बिजली बना ली, हमने कर दिखाया। अब हमें अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। ये अब तो हम लोगों को काम भी मिल गया है। हम यहीं बैठकर पैनल बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। इस तरह सभी गांव वालों को तालाब के किनारे रहने के लिए छत और बिजली मिल जाती है।